नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले 70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को बताया है, देश की डेमोक्रेसी को बचाया, वरना आप सत्ता में कभी नहीं आ पाते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले पूरे विदेशों में हमारी थू थू हो रही, प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप बैठे रहे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हो रही है बढ़त। आपको बताते चले लगातार कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है, बताएंगे क्या है पूरा मामला लोकसभा का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने कर दिए कई बड़े बदलाव, उत्तर प्रदेश से लेकर तो मध्य प्रदेश तक जो है यहाँ पर कई जगहों पर अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए और यूपी का सबसे दिलचस्प है, बताएंगे क्या है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर नेहरू को समझना है तो उनके काम को समझना होगा, नेहरू जी को कभी कोई भूल नहीं सकता, भले ही नाम बदल दे बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले नवाब मलिक ने किया जो है अजीत पवार के साथ जाने से इनकार। दरअसल दोस्तों नवाब मलिक को की तबीयत खराब होने के कारण उनको 2 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद आपको बताते चले माना जा रहा था कि क्या नवाब मलिक अब अजीत गुट में जाएंगे, लेकिन आपको बताते चले बताया जा रहा है कि वो किसी गुट में नहीं जाएंगे, वो एनसीपी में ही रहेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सचिन पायलट के पिताजी के सपोर्ट में आए अशोक गहलोत, अमित मालवीय को बताया बेहुदा, बोले इनका तो काम ही है झूठ फैलाना, बेहुदगी करना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, दिल्ली में अगली होने वाली है जो विपक्ष की बैठक उसकी मेजबानी के लिए वो जो है बहुत उत्साहित है, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जी महबूबा मुफ्ती, बोले हमें पूरा भरोसा है 370 पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ करेगा। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर, इसकी जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से प्रधानमंत्री ने उस बिल को पास करा लिया विधानसभा में, जो कि किसी भी तरीके से ये हो नहीं सकता था दोस्तों। 370 को हटाने के लिए जो बीजेपी ने किया विधानसभा में, वो चीज कहीं से भी जो यहाँ पर मान्य नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया और बीजेपी के साथ देने वालों में जो है राष्ट्रपति का नाम सबसे आगे था, क्योंकि उन्होंने इस बिल को मंजूरी दी। आपको बताते चले दोस्तों 370 आने के बाद से जम्मू और कश्मीर में लगातार जो है यहाँ पर आतंकियों के हमले बढ़ गए और उन्होंने जो है यहाँ पर टारगेट किलिंग करना शुरू कर दिया। टारगेट किलिंग के चलते 370 हटने के बाद वहां की जो और शांति थी वो और ज्यादा जो है डिस्टर्ब हो गई, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फिलहाल आज पूरे देश में क्या हो रहा है, 2014 से पहले कभी भी देश में हिंदू मुसलमान में जो है यहाँ पर लव जिहाद और तमाम चीजें जो धर्मांतर कानून इस तरीके की चीजें नहीं हुआ करती थी। बीजेपी ने आकर अपना एक माहौल बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने लोगों के दिमाग में दोस्तों जहर भरने की कोशिश की है, ये समझाने की कोशिश की है कि हिंदू मुसलमान होता है, मंदिर मस्जिद होता है, तमाम तरीके की चीजें की गई। इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक चुनावी वो बना रखा है मैदान, जिसमें वो जब चाहे नफरत भरती है लोगों में। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बदतर हालात पर बीजेपी सच नहीं बताती और दोस्तों देश की मीडिया का तो आपको पता ही है। 370 हटने के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने कहा जिस तरीके से इसको असंवैधानिक तरीके से इस कानून को पास कराया गया पार्लियामेंट में, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इंसाफ करेगा। आपको बताते चले 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को जमकर घेरा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले बीजेपी ने पूछती है कि हमने 70 साल में क्या किया। हमने 70 साल में देश की डेमोक्रेसी और देश के लोकतंत्र को बचाए रखा। आपको बताते चले दोस्तों, अगर देश का लोकतंत्र और डेमोक्रेसी नहीं होती तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाती। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र और आजादी दोनों को ही जिंदा रखा। कांग्रेस दोस्तों इस देश की वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है, और कोई सी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने देश की आजादी लड़ी हो। आपको बताते चले, यही नहीं, नेहरू से लेकर गांधी जी तक हर कोई जो है यहाँ पर पॉपुलर था। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें अभी 2004 से पहले 5 तक कुछ नहीं था, लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है उसने महंगाई को 10 गुना बढ़ा दिया है। और अफसोस की बात यह है कि बीजेपी के पास इससे बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर आप सोचें कि बीजेपी इससे बाहर निकल जाएगी तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दरअसल दोस्तों बीजेपी के पास तो जो है यहाँ पर कोई वो ही नहीं है, इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तमाम चीजें हो रही हैं, आप जिन भी चीजों पर नजर डालेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों से बीजेपी पल्ला झाड़ने का काम करती है। और जो खास करके दिखाई दे रहा है वो तो आपके सामने है ही। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है दोस्तों वो जनता को समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जो बातें बोलकर सत्ता में आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी ने उन सबका विश्वास तोड़ा है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार 70 साल का कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया ही क्या। वो भूल जाते हैं कि इन 70 साल में दोस्तों बीजेपी के न जाने कितने पीएम बने, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तो बीजेपी के और लोग जिन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली, इन 70 साल में वो लोग भी हैं दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री एक ही जुमला मारते हैं, 70 साल में किया क्या कांग्रेस ने। भाई 70 साल में आपके भी लोग पीएम बने, उनको भी ले लो जरा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि बीजेपी को पता है कांग्रेस ने इस देश में कितना विकास किया। बीजेपी ने तो आकर सिर्फ प्रॉपर्टियों को बेचा है, गिरवी रखा है। अडानी और अंबानी के पास आज तमाम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टॉप, पाइपलाइंस, तमाम चीजों को जो है LIC, इन चीजों को बीजेपी ने गिरवी रख रखा है, एक तरीके से लीज पर दे रखा है अडानी को फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे जो है यहाँ पर आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जमकर जो है विधानसभा में केजरीवाल ने मचाया हंगामा। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेरा। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे देश और विदेशों में हमारी थू-थू हो रही है। विदेश में यूके और दोस्तों अमेरिका के पार्लियामेंट में सवाल उठा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल 3-3.5 महीने से हिंसा चल रही है मणिपुर में, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चुप रहे। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल विदेशों में हमारी थू-थू हो रही है। हमारी सरकार की नींद तब खुली जब वहां पर हमारे देश की, उन्होंने कहा 3 महिलाओं को वहां पर एक तरीके से बिना कपड़ों के दोस्तों घुमाया गया और उनके साथ जो है यहाँ पर गलत काम किया गया। और उसके बाद सरकार की नींद खुली इस वीडियो वायरल होने के बाद। लेकिन यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल सरकार अगर इस पर पहले एक्शन ले लेती तो अभी जो है यहाँ पर दोस्तों इन चीजों से बचा जा सकता था, लेकिन सरकार ने इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि सरकार इन चीजों पर जब एक्शन नहीं लेती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़ा होता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक ने इस पल्ले को झाड़ लिया, जैसे मानो मणिपुर इस देश का हिस्सा ही ना हो। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता मणिपुर को इस देश का हिस्सा लगता है नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है मणिपुर में जो हो रहा है उस चीज को भुलाया भी नहीं जा सकता है और हजम भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो देश के सामने, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रहे, वो झूठ के परपंच करती रहे दोस्तों, लेकिन सच्चाई देश से छुप नहीं सकती है। आज जो लोगों के सामने है दोस्तों कल भी वही लोगों के सामने होगा। प्रधानमंत्री बस ये भूल रहे हैं कि जो आज आप कर रहे हो कल वो कोई और भी कर सकता है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ जुमला देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको बताते चले महिला सम्मान की बात करते हुए जमकर कन्हैया कुमार ने घेरा। कन्हैया ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर महिला के सम्मान की और उनकी सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे देश की लड़कियों को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया जाता है, उनके साथ गलत काम किया जाता है, तो प्रधानमंत्री चुप बैठे रहते हैं। तब प्रधानमंत्री की आवाज बाहर ही नहीं आती है। आप समझिए दोस्तों, लाल किले से जो प्रधानमंत्री लड़कियों के बारे में बोलते हैं, महिलाओं के बारे में बोलते हैं, हमेशा उन बातों में सुनने में, बोलने में और करने में कितनी सच्चाई है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री दोस्तों उनको कुछ लेना देना इन चीजों से है ही नहीं। यही इस देश की सच्चाई है, इस देश के प्रधानमंत्री की। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, मणिपुर जैसे इतने अहम मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री ना बोले तो सवाल तो उठते हैं। और सवाल इसलिए भी उठते हैं दोस्तों कि आप आखिरकार जनता को बताने की क्या कोशिश कर रहा हो। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, आज जो हमारे देश की स्थिति है वो किसके कारण है। प्रधानमंत्री को क्या लगता है दोस्तों, क्या देश की जनता घास खाती है? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आप कैसे जब भी महिलाओं के सपोर्ट की बात आती है आप भाग निकलते हो। बृजभूषण के ऊपर दोस्तों 2 FIR दर्ज हुई, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक FIR थी पोक्सो एक्ट की। पोक्सो एक्ट का मतलब प्रधानमंत्री को अच्छे से पता होगा। पोक्सो एक्ट में दोस्तों तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई बृजभूषण की। ऊपर से उसको बेल दे दी गई और वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था तभी बीजेपी के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया था कि बृजभूषण का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी महिला पहलवानों से। इससे साफ दिखाई देता है कि आप महिलाओं के साथ नहीं, आप गुंडे मवालियों के साथ खड़े हो। कन्हैया कुमार का ये भाषण सच में काबिल तारीफ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे नवाब मलिक। जेल से बाहर आते ही नवाब मलिक ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों नवाब मलिक को फंसाने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ। आपको बता दें नवाब मलिक ही वो इंसान है जिसने समीर वानखेड़े की पोल खोली थी। आपको बता दें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद उनसे रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद आपको बता दें एक एक कर नवाब मलिक ने वानखेड़े जो ऑफिसर था उसकी पोले खोलना शुरू कर दिया था। और नवाब मलिक ने दोस्तों वानखेड़े को जमकर लपेटा था और वो सारी बातें सच भी थी। नवाब मलिक ने बीजेपी की भी पोल खोली थी कि बीजेपी के कहने पर किसान आंदोलन को ठंडा करने के लिए शाहरुख खान के बेटे को टारगेट बनाया गया ड्रग्स केस में, क्रूज ड्रग्स केस जो हुआ था। यही नहीं दोस्तों, नवाब मलिक ने जब इनकी पोल खोली तो उसके कुछ दिन बाद इन लोगों ने नवाब मलिक के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि नवाब मलिक ने जो डॉन था उससे जो है उसकी बहन से एक प्लाट खरीदा और कुछ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद नवाब मलिक 18 महीने से जेल में थे। आपको बता दें उनकी किडनी खराब है और तबीयत काफी खराब होने के कारण नवाब मलिक को 2 महीने की स्वास्थ्य के कारण से अंतरिम जमानत दे दी गई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले नवाब मलिक को बेल मिलने के बाद नवाब मलिक जो है दोस्तों वो अभी फिलहाल तो फ्री हैं, लेकिन आपको बताते चले अब अजीत पवार उनसे मिलने पहुंच गए। अजीत पवार से पहले उनसे मिलने प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे थे। दरअसल दोस्तों ये सियासी घमासान का मतलब आप समझिए, बीजेपी के नेता नवाब मलिक से इसलिए मिलने जा रहा है ताकि नवाब मलिक डील कर ले। जाहिर सी बात है नवाब मलिक के साथ डील करना चाहते हैं ये लोग ताकि नवाब मलिक से कह दें कि हम आपके ऊपर, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, अब आपका केस भी खत्म करवा देंगे, आप जो है बस हमारे साथ मिल जाइए। दरअसल बीजेपी की नींद क्यों उड़ी हुई है? बीजेपी ने दोस्तों अजीत पवार को अपने पाले में कर लिया, एकनाथ शिंदे को अपने पाले में कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो महाराष्ट्र का चुनाव हार रही है क्योंकि सर्वे साफ बताता है कि अब की बार भी MVA की सरकार बनेगी, यानी कि जो है यहाँ पर महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, NCP और जो है यहाँ पर दोस्तों शिवसेना होगी। और ये सर्वे साफ कहता है कि अब की बार भी महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लाने के बावजूद अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री दोस्तों बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव का डर है। प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं लोकसभा चुनाव में उनकी बोलती बंद होने वाली है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि 2024 से पहले वो एक एक राज्य को तोड़ने का काम करे और 2024 से पहले वो अपनी तमाम लोगों को जोड़ ले अपने साथ। प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या भाषण दिया है
कि मैं अगले साल भी आऊंगा झंडा फहराने, यानी कि प्रधानमंत्री जनता को बता रहे थे कि अब की बार भी मैं ही जीतूंगा। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री का वो दावा भी आपको याद होगा जब वो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी में बीजेपी उड़ गई कहीं पर। और यही कारण है जो लोकसभा में इंडिया की आंधी में बीजेपी उड़ जाएगी, क्योंकि तमाम विपक्षी दल एक हो चुके हैं। बीजेपी दोस्तों उसका फोकस दो राज्यों पे ज्यादा है, एक उत्तर प्रदेश दूसरा बिहार। लेकिन इसके अलावा भी जो राज्य है दोस्तों बीजेपी वहां तोड़जोड़ कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे जो दिख रहा है दिल्ली की 7 सीटें इंडिया के पाले में जा सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर लोकसभा की सीटें, उसके बाद नंबर आता है बिहार का। ये 2 राज्य बहुत बड़े हैं जहां से सबसे ज्यादा एमपी चुनकर जाते हैं दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूट पड़े संजय सिंह। बोले प्रधानमंत्री ने देश का अपमान किया है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दिल्ली में काला कानून लाने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि उसने दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया है, लेकिन वो दिल्ली पे कभी सत्ता पर राज नहीं कर पाएगी। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी को 7 की 7 सीटें हराएगी लोकसभा में। दरअसल दोस्तों दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर रणनीति साफ है कि 2 लोग जिन सीटों पर जिनको खड़ा होना है सीटों के शेयरिंग के लिए अगली बैठक महाराष्ट्र में। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि 2023 में ये चुनाव होना है, 2024 में चुनाव होना है, यानी कि जो है यहाँ पर 2022। ऐसे में दोस्तों 2024 से पहले विपक्ष अपनी सारी रणनीति तैयार कर लेना चाहता है। विपक्ष ने बहुत पहले से तैयारियां भी शुरू कर दी है। अगली जो बैठक है वो महाराष्ट्र में होने वाली है, यानी कि मुंबई में। अब महाराष्ट्र में दोस्तों अगली बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार कहां किसको उतारा जाएगा और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। आपको बता दें कांग्रेस बताया जा रहा है अब की बार सीटों के मामले में थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकती है, वो थोड़ी ज्यादा सीटें विपक्ष को दे सकती है। आपको बताते चले अब की बार जो है अखिलेश यादव का भी उत्तर प्रदेश में 80 पार वाला नारा चल रहा है। अखिलेश ने भी अब की बार 80 पार का बजट लिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को घेरने का पूरा माहौल बना रखा है। इससे पहले आपको बताते चले बीजेपी विधानसभा चुनाव और जो है यहाँ पर अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उन दोनों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था। आपको बताते चले 15 साल पुराने किले को ढहा दिया था बीजेपी के आम आदमी पार्टी ने, जो वह अच्छे खासे तरीके से नगर निगम में 15 साल से थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उखाड़ फेंका। यही कारण है जो बीजेपी में डर की लहर चल रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हुआ अशोक गहलोत हमलावर सचिन पायलट के पिता जो थे दोस्तों उनके सपोर्ट में आए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सचिन पायलट के जो पिता हैं उनके ऊपर अमित मालवीय ने अभी कुछ दिन पहले एक झूठा आरोप लगाया था, जिसको लेकर अब हमलावर हैं जो है अशोक गहलोत ने कहा कि राजेश पायलट और मैं एक साथ संसद आए थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो इस देश के दोस्तों आप समझिए शूरवीर थे। दरअसल दोस्तों अमित मालवीय ने कहा था कि जब मिजोरम में लड़ाई हुई थी तो 1966 में बम गिराने का काम किया था सचिन पायलट के पिता ने, राजेश पायलट ने, जिसके बाद सचिन पायलट ने सच्चाई बताई थी कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उनके पिता ने, और मिजोरम की वो जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल गलत है। यही कारण है जो अब सचिन पायलट के सपोर्ट में अशोक गहलोत पहली बार खड़े हो गए और उन्होंने एक तरीके ये बताने की कोशिश की हम लोग एक दूसरे से भले ही कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं कह सकते। उन्होंने बताया कि कैसे सचिन पायलट के जो पिता थे राजेश पायलट वो बहुत ही जबरदस्त इंसान थे और आज़ादी की लड़ाई या फिर यूं कहते आज़ादी की कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आपको बताते चले दोस्तों इस देश में कई तरीके के लोग हैं, लेकिन बीजेपी जैसे लोग कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये नमूने हैं दोस्तों, एक से बढ़ के एक नमूना भरा पड़ा है बीजेपी में, और अमित मालवीय सबसे बड़ा नमूना है, क्योंकि आए दिन वो झूठे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, झूठे वीडियो पोस्ट कर कर वो अब तक आराम से घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमित मालवीय दोस्तों आए दिन झूठे वीडियो पोस्ट कर कर उनको वायरल करने का काम करता है, यही उसका काम है। वो बीजेपी के IT सेल का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर मुखिया है।
इसीलिए सवाल भी उठते हैं अमित मालवीय के ऊपर कि वो आए दिन झूठे पोस्ट क्यों करते हैं। अभी राहुल गांधी के ऊपर भी एक पोस्ट किया था उन्होंने कर्नाटक को लेकर। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली